हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। मैं अनविंद नगरिया आप सभी के साइंस अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 5 के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर हमने मेटल नॉन मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में अच्छे से अपनी स्टडी कर ली थी। आज अपन लेके आए हैं धातुओं का निष्कर्षण, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये चीज हमको पढ़नी क्या है, वाई ये चीज पढ़नी आपको नेसेसरी क्यों है। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, जितने भी आपके धातु है, वो पाई कहा जाती है अर्थ के अंदर। कहाँ पाई जाती है? अर्थ के अंदर, मिनरल्स के फॉर्म, खनिज के रूप में, है ना। अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी धातु को अगर मिनरल्स के फॉर्म में या खनिज के फॉर्म में अगर पृथ्वी के अंदर खोदने गए तो हमको फ्री फॉर्म में, मतलब स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाली नहीं है। मतलब उस धातु के साथ में उसके कुछ न कुछ यौगिक होंगे और साथ में बहुत सारी क्या मिलेगी आपको, अशुद्धियां, जैसे कीचड़ है, रेत है, कंकड़ है, मतलब मिलेगा। ऐसे कभी हुआ है कि अपने पृथ्वी को खड्डा खोदा और खड्डे खोदने में हमको कॉपर है या लोहा है, वो आपको ऐसे कैसा उसका पूरा गट्ठा मिल गया? इम्पॉसिबल। ऐसा कभी भी इम्पॉसिबल है। ये हमेशा मिलेगी तो उनके साथ में कुछ उनके यौगिक भी होंगे, कुछ कंपाउंड भी होंगे और उसके साथ में बहुत सारी उनकी अशुद्धियां भी होंगी। तो उन सारों को मिला के अपन क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। इंग्लिश में इसका नाम है ओरस। क्या कहते हैं? तो देखिए, शुरू करते हैं अपन चैप्टर को। टॉपिक है आपका धातु का निष्कर्षण, इट मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। क्या कहते हैं? देखो, हम जानते हैं कि सभी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। मैंने आपको पहले क्लियर है, कोई भी धातु होगा वो नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में मिलने वाला है ही नहीं। कुछ धातु जो होती है वो उनके यौगिक के रूप में व उनकी अशुद्धियों के साथ में पाई जाती है। जिसे अपन क्या कहेंगे? इसे अयस्क कहेंगे। ये अंडरलाइन करना है। क्या कहेंगे? इसे अयस्क कहेंगे। तो वी नो दैट ऑल मेटल आर डू नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म इन नेचर। क्लियर है? नेचर के अंदर कभी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। सम मेटल्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपने कंपाउंड के साथ में एंड विथ इम्प्योरिटीज दैट इज कॉल्ड औरस। तो वो होती है बड़ा, वो उसके कंपाउंड के साथ में या फिर उसकी इम्प्योरिटी के साथ में होती है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? औरस कहते हैं, मींस अयस्क कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो धातु होती है, इन धातु को अपने 3 टाइप में बनाया गया है। धातु की कैटेगरी कितनी है? 3। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया था कि कुछ मेटल ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव होती है, अधिक क्रियाशील होती है। अब वो धातु है बहुत क्रियाशील है, मतलब अगर वो किसी भी वाटर या एयर के अगर कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी से वो रिएक्ट करती है और ब्लास्ट हो जाती है, जैसे कि सोडियम। इसलिए अपन सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन के ऑयल के अंदर हमेशा डुबो कर रखते हैं। क्लियर? तो कुछ धातु ऐसे जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, उनको हमने बोला अधिक क्रियाशील धातु है। और कुछ धातु है जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जिसको बोलेंगे कम क्रियाशील धातु है, वो है वेरी लेस रिएक्टिव। ओके। और कुछ धातु ऐसी होती है जो न तो ज्यादा है हाई रिएक्टिव और न कम रिएक्टिव है, उसको हम बोलेंगे मिडल रिएक्टिव मेटल्स, मध्यम क्रियाशील धातु। क्लियर ना? तो देखिए, यहाँ पर हम तीनों धातु के बारे में 3 प्रकार के आपके मेटल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम क्रियाशील धातु, जो सबसे बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही लो रिएक्टिव है, मतलब किसी से क्रिया भी नहीं करती, बहुत ही रियल केस में किसी से रिएक्ट कर लेती है। उसमें कौन कौन आता है? एजी का मतलब क्या होता है? चांदी, अर्जेंटीनम। एयू का मतलब होता है गोल्ड, इसका लैटिन नाम है ऑरम। और सी का मतलब होता है कॉपर, ठीक है, इसका नाम है साइप्रस। तो ये जो होते हैं, इनमें से कॉपर और एजी, इनमें से अगर कॉपर और एजी की बात की जाए तो ये या तो आपको मिलेंगे सल्फाइड के फॉर्म में या आपको मिलने वाले हैं ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर लिखा है वेरी लो रिएक्टिव मेटल, जैसे कि एजी है, एयूएस में, इन विच कॉपर एंड एजी आर फाउंड इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ऑरस। मतलब कॉपर और एजी के साथ में अगर उनके ऑरस मिलेंगे, अगर उनका कंपाउंड मिलेगा तो या तो वो होगा सल्फाइड या फिर वो होगा आपका ऑक्साइड। जैसे कि अगर बोलूं कि एजी के साथ में आपको बोला है कि एजी के साथ में मिलता सल्फाइड, तो ये हो जाएगा AgS, सिल्वर सल्फाइड, है ना। अगर आपको बोलेंगे कॉपर साथ में ऑक्साइड है, जैसे ये हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया,
है ना। तो ये इसके साथ में ऑरस मिलता है। हमको करना क्या है, इन ऑरस में से हमको धातु चाहिए, क्या चाहिए, मेटल चाहिए। मतलब हमको सल्फाइड ऑरस और ऑक्साइड ऑरस को यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है। तो यही हमारा टॉपिक है निष्कर्षण। एक्सकर्षण मतलब ये होता है कि आपके मेटल के साथ में जो भी अशुद्धियां है, मेटल के साथ में जो भी आपके उनके कंपाउंड है, उनको उसके साथ से अलग करना है और सेपरेट करने के बाद हमको मेटल चाहिए प्योर फॉर्म में। क्या चाहिए, मेटल चाहिए प्योर फॉर्म में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट बात की जाए मध्यम क्रियाशील धातुएं, मिडल रिएक्टिव एलिमेंट मेटल के बारे में। तो वो कौन कौन से होते, देखो वो आपके होते जैसे कि जिंक है, फेरम है, आपके पीबीएम है, मतलब आपका लेड शीशा हो गया, हार्डन हो गया, कॉपर है और मरकरी है। तो ये कौन से फॉर्म में मिलेंगे, या आपको मिलने वाला है सल्फाइड व कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएगा। किस फॉर्म में, सल्फाइड व कार्बोनेट के फॉर्म मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम पूछ भी लेते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातु कौन से अयस्क के रूप में पाई जाती है, विच फाउंड ऑफ ऑरस। तो आपको लेना है सल्फाइड व कार्बोनेट। अगर आपको बोले सबसे लो रिएक्टिव है, वो आपको पाई जाती है ओनली फॉर सल्फाइड के फॉर्म में और ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर बात की जाए अधिक क्रियाशील धातु है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो कौन कौन सी आती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सतत अवस्था में नहीं पाई जाती है। दे आर डू नॉट फाउंड इन द फ्री इन द नेचर। ये आपको कभी भी फ्री फॉर्म में मिलने वाली नहीं है। कहा मैंने आपको बता ही दिया है, अगर ये फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे तो इसकी ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव होने का ये जल्दी से आपके नेचर के अंदर प्रेजेंट एयर के साथ में और वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करके अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है, जिसका आंसर उसमें आग जाती है। इसलिए ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाएगी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि एक नोट यहाँ पर लिखा है कि प्रति से निकाले के बहुत सारे अयस्क होते हैं। तो उस अयस्क में मेटल तो हो गई, उन अयस्क के अंदर मेटल तो आपका हो गए, और मेटल के साथ साथ में वहां पर क्या होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है, बहुत सारे अशुद्धि और भी होती है, कीचड़ वगैरह होता है। तो उनको अपन क्या कहते हैं, जो मेटल के साथ में है इम्प्योरिटी, जो मेटल के साथ में जो अशुद्धियां है, उन सभी को अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। हाँ बेटा, गैंग ये वाली अपनी वाली गैंग में समझना। आपको पता है ना, गैंग होती है कि ये मेरी गैंग है। अब गैंग के अंदर एक क्या होता है, लीडर होता है, जो सबका सर्वसर्वा होता है। अब वो गैंग का लीडर होता है, वो लीडर पहले अच्छा इंसान था, लेकिन अब बिगड़ के उसने अपना गैंग बना लिया है। तो आपको क्या करना है, उस गैंग में से जो मेटल है, जो उसका लीडर है, उसको वापस अच्छाई के रास्ते पर लाना है और कीचड़ को यहाँ से हटाना है, ताकि वो अच्छे राह पर आ जाए। इसी प्रकार इस अयस्क के अंदर एक तो होता है मेटल, और साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। तो अशुद्धि हमारे काम की नहीं है। हमको उस अयस्क में से क्या चाहिए, मेटल चाहिए। क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो मेटल को सबसे पहले उस मेटल के साथ में जो इम्प्योरिटी है, इट मींस गैंग जो है, उनको हटाना पड़ेगा। और गैंग हटाने के बाद उस मेटल के बाद में सिर्फ बच जाएगा उनके यौगिक, सिर्फ उनके बच जाएंगे, उनके कंपाउंड बच जाएंगे। फिर उस मेटल में से कंपाउंड को हटाने के, तो कंपाउंड को हटाने की जो मेथड है वो आप पढ़ेंगे केमिकल मेथड के अंदर, अभी पढ़ने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अयस्क में से गैंग को हटाया जाता है। तो मैंने लिखा है द वेरी हाई इम्प्योरिटीज लाइक ए सॉइल सिलिका फाउंड विद ऑरस दैट इज कॉल्ड गैंग। उसको अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इन मेटल के साथ में जो भी इम्प्योरिटी है या जो इनकी कंपाउंड है, उनको किस प्रकार से हटाते हैं। इनकी सबकी अलग अलग मेथड है। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं इस तीनों प्रकार की जो मेटल है उनके बारे में एक टेबल के फॉर्म में। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर अयस्क। क्या लिखते हैं, अयस्क। अब आपको बताइए अयस्क क्या होता है। अयस्क क्या होता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। देखिए अयस्क का मतलब क्या है, अयस्क का मतलब होता है मेटल जो होते हैं, मेटल के साथ में उसका क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, उनका यौगिक, और साथ में मिल जाएगी बहुत सारी इम्प्योरिटी। क्या मिल जाएगी, बहुत सारी इम्प्योरिटी। तो धातु के साथ में मिलने वाला उनके यौगिक व उनके साथ में पाए जाने अशुद्धियों के समूह को अपन क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क। हमने क्लियर कर लिया। अब देखो हमको क्या करना है, अयस्क का काम करना है हमको सांद्रण। क्या करना है, सांद्रण। मतलब हमको करना है फिल्ट्रेशन। क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। मतलब अयस्क के अंदर जो भी हमको मेटल दिए हुए हैं, उन मेटल को हमको फिल्टर करके सेपरेट कर अलग प्योर फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले सांद्रण करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन अयस्क को अपन 3 टाइप बांट देंगे। क्यों बांटेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अयस्क के अंदर कौन बैठा हुआ है, मेटल। और मेटल कितने टाइप के होते हैं, मेटल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहले बात करेंगे
उच्च क्रियाशील धातु के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हाई रिएक्टिव मेटल। बीच में आएगा आपका मध्यम क्रियाशील धातु, इसको हम बोलने वाले हैं मिडल रिएक्टिव मेटल। और सबसे लास्ट में है निम्न क्रियाशील धातु, इसको बोलेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अपने पास 3 टाइप की मेटल है, मतलब 3 टाइप के आपको ऑर्स मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च क्रियाशील धातु की जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो कौन कौन सी होती है। तो इसको मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि आपका पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ और Mg हुआ, और नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम। तो ये सभी की सभी धातु कौन सी है, ये सभी की सभी धातु है हाई रिएक्टिव एलिमेंट। और अब मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होती है, सॉरी हाई रिएक्टिव जो मेटल होती है, वो कभी भी नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में, मतलब मुक्त अवस्था में पाई जाती नहीं है। ठीक है ना। अब इनको अलग करने के लिए इनका अपन क्या करते हैं, इनका करते हैं गलित अवस्था में करते हैं अपन अपघटन। क्या करते हैं, गलित अवस्था में करते हैं अपन अपघटन। तो यहाँ लिखेंगे लाइसिस इन मेल्टिंग स्टेज। जब ये धातु मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो इनको सबसे पहले करना पड़ेगा मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद उसका करना पड़ेगा अपघटन। क्या करना पड़ेगा, अपघटन। अपन करेंगे हम विद्युत अपघटन। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसकी जो मेथड है, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। उसके करने के बाद हमको मिल जाएगी शुद्ध धातु, प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर, इतना करना है। अब बात करें जब हम मध्यम क्रियाशील धातु है, तो देखो ये कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो ये होती है, जिससे जिंक है, फेरम है, पीबी है, हाइड्रोजन है, नेक्स्ट आपका कॉपर हुआ, और नेक्स्ट आपका He मतलब मरकरी हुआ। ठीक है। अब आपने देखा था कि मध्यम क्रियाशील जो धातु होती है, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, वो 2 टाइप में होती है। या तो आपको मिलेंगे सल्फाइड एसिड के फॉर्म में, या मिल जाएंगे आपको कार्बोनेट एसिड के फॉर्म में। इट मीन्स ये 2 फॉर्म आती है, कार्बोनेट और रस। ठीक है। अब आपको देखना है, यदि किसी मेटल सामने कौन सा ऑर्स है, सल्फाइड ऑर्स है, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं, वर्जन। कौन सी विधि यूज करते हैं, वर्जन। मीन्स इसको अपन बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, वर्जन बोलेंगे। अगर किसी मेटल सामने कौन सा एसिड है, सल्फाइड का, तो सल्फाइड को अलग करने के लिए कौन सी विधि है, वर्जन। ठीक है। जैसे वर्जन करेंगे, अब आप बोलेंगे सर वर्जन एक्चुअली होता है कि, मैं अभी आपको क्लियर करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल आप सुनो। वर्जन मतलब क्या होता है, किसी भी धातु का अगर हमारे पास उसका एसिड है, अगर हमारे पास उसका ऑरस है, तो उसको अपन हाई हीट करके, उसको हाई एयर के प्रेजेंट में, हाई हीट और हाई एयर की प्रेजेंट में उसको बड़ा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। तब जाते हैं उसमें से जो आपका मेटल जो होगा वो पिघल करके उसमें सल्फाइड जो होगा, वो तो सल्फाइड तो SO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा। जब उसको ज्यादा हीट करेंगे और ज्यादा हाई ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने से जो एस होगा, वो ऑक्सीजन सप्लाई करने से SO2 के साथ में हीट होकर के उड़ जाएगा SO2 के फॉर्म में, और बच जाएगा, वो बचेगा आपका धातु ऑक्साइड। क्या बचेगा, धातु ऑक्साइड। यहाँ बच जाएगा धातु ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड।
ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लो आपके मेटल में कौन सा एस छुपा हुआ कार्बोनेट का, तो इसको रिमूव करने के लिए अपन यूज विधि करते हैं जिसका नाम है निस्तापन। कौन से? निस्तापन। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। कौन सी है? कैल्सिनेशन। इसमें क्या होगा, ये रोस्टिंग मेथड की उल्टी होती है। इसमें हाई हीट होती है जबकि इसमें होती है लो हीट। तो लो हीट के अंदर इसको क्या करना है, गर्म करना है एयर की प्रजन में। हाई हीट और हाई ऑक्सीजन की प्रजन में गर्म करना किसी भी ऑरस को भर्जन कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। और लो हीट और एयर तो होगी, उसके साथ में गर्म करना आपको कहलाता है निस्तापन मतलब कैल्सिनेशन। जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ जाएगा और बचेगा जो मेटल वो बचेगा आपका धातु ऑक्साइड, मींस मेटल ऑक्साइड बच जाएगा। अब दोनों के अंदर देखो आपको प्राप्त हुआ है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल के साथ में क्या प्रेजेंट है आपका ऑक्साइड। तो हमको मेटल में से जो उसके साथ ऑक्साइड है उसको यहाँ से रिमूव करना है। ऑक्सीजन को रिमूव करने का एक ही उपाय है, क्या कराना पड़ेगा हमको, अपचयन। तो यहाँ करेंगे हम नेक्स्ट धातु का अपचयन। धातु का अपचयन रिडक्शन। जैसे धातु का अपचयन करेंगे तो हमको मिल जाएगी शुद्ध धातु, हमको मिल जाएगा प्योर मेटल। यहां तक क्लियर? इसी प्रकार अब बात कर लेते हैं निम्न क्रियाशील धातु मतलब लो रिएक्टिव मेटल। तो ये जो धातु होते हैं वो आपको सिर्फ मिलेगी सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में। किस अयस्क के फॉर्म में? सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में। और सल्फाइड अयस्क को बड़ा रिमूव करने की विधि का नाम क्या, मेथड का नाम क्या, वर्जन। तो इसको भी अपन को हीट करना पड़ेगा वर्जन मेथड के द्वारा, रोस्टिंग मेथड के द्वारा। क्लियर? मेथड का नाम क्या हो गया, वर्जन। वर्जन मतलब हाई हीट और हाई एयर की प्रेजेंस में मेटल या अयस्क को क्या करना, गर्म करना। तो जैसे वर्जन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड मतलब SO2 होगा। एस जो होगा उसके साथ में वो तो आपके H2 बनकर उड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा धातु ऑक्साइड, मीन्स मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड में से आपको O हटाना है। O हटाने के लिए अपन करेंगे इसका अपचयन। अपन करने वाला है इसका रिडक्शन। और से रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने से क्या होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ में जो ऑक्साइड है वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद आपको मिल जाएगी शुद्ध धातु। ये आपको मिल जाएगी प्योर मेटल। तो इस प्रकार से अपन आगे अलग अलग मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो अपने दो मेथड पढ़नी, एक तो मेथड पढ़नी आपको वर्जन रोस्टिंग, एक आपको पढ़नी कैल्शियम। ये दो आपके केमिकल से दोनों आपके कोर्स के अंदर भी है और बार बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। इनकी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं निम्न क्रियाशील धातु के बारे में, मतलब जो सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंटल है उनको अपन क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लो रिएक्टिव एलिमेंट बड़ा मेटल आपके होते कौन कौन से। जैसे कि अपन बात करें आपके इसके अंदर होंगे Au गोल्ड, Ag चांदी, Cu कॉपर और Ag मरकरी। तो ये होते हैं। अब आपको पता है मैंने बताया था कि ये जो लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो किस अयस्क के फॉर्म में थे, ये पाए थे सल्फाइड अयस्क के रूप में। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। फाउंड इन सल्फाइड ऑयल्स, ठीक है ना। चलो सल्फाइड के, अब आपको पता है सल्फाइड ऑयल्स को रिमूव करने की विधि का नाम क्या है, इन्हें बढ़ती विधि द्वारा अलग किया जाता है। कौन सी विधि है, बढ़ती विधि द्वारा, ठीक है ना। These types metals
सेपरेट बाय रोस्टिंग मेथड। क्लियर? तो सल्फाइड ऑरस को रिमूव करने की जो मेथड है वो कौन सी मेथड है? रोस्टिंग मेथड। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं कुछ आपको बताना भूल गया था, मैं ये मतलब कि एश जो होते हैं मतलब ऑरस, तो अलग अलग चीज के अलग अलग ऑरस होते हैं। अगर हम बात कर ले पारे की, मीन्स मरकरी, तो मरकरी जो ऑरस का वो होता है सिनेबार के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिनेबार, जिसको हम कहेंगे HGS। सिनेबार। ओके। अगर बात की जाए कॉपर की, तो कॉपर का जो ऑरस होता है वो होता है कॉपर पायराइटिस। क्या होता है? कॉपर पायराइटिस। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात की जाए जैसे कि पीबी है, तो पीबी होता है, इसका आयस होता है लेड का, सीसी का आयस होता है गैलेना के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? गैलेना। ठीक है। अगर बात की जाए एफी की, तो एफी का जो आयस होता है उसको अपन कहते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट। नेक्स्ट अगर बात की एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो ऑरस होता है उसको अपन कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहेंगे? एक तो इसका एस का बॉक्साइट और एक इसका एस के एलुमिना। एलुमिना। ठीक है ना? तो ये इतने एस आपको ध्यान में है कि आपको बोले कि पारे का एस का नाम क्या? सिनेबार। कॉपर के एस का मतलब ऑरस का नाम क्या? कॉपर पायरेट। एफी के लेड के ऑरस का नाम क्या? गैलेना। एफी के ऑरस का नाम हेमेटाइट और एल्यूमिनियम के ऑरस का नाम होता है बॉक्साइट, मींस एल्यूमिना और भी होता है दो। तो ये आपको एग्जाम में रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा एस कौन से मेटल का है, कौन से धातु का है। ठीक है ना? तो ये आपको साइड में थोड़ा याद रखना है। चलो अब हम बात करते हैं वापस निम्न कृषि धातु मतलब लो रेटिंग मेटल के बारे में। तो अपन इसमें से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल लूं, जिससे मैंने ले लिया Ag, और Ag होता है हमेशा सिनेबार के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर Ag जो एस है इसके लेता 2 मैं। इसको मुझे क्या करना है? रिमूव करना है इसमें से सल्फाइड आयस को रिमूव करना है। तो सल्फाइड आयस को रिमूव करने के लिए मैं आपको चाहिए क्या चाहिए? हाई ऑक्सीजन, O2 चाहिए। हाई ऑक्सीजन बोला 3 एटम ले लिए, तो 3 एटम के साथ में हाई ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर। कौन सी विधि है? ये है बर्जन विधि। यहाँ पर आपको लिखना है रोस्टिंग मेथड। कौन सी मेथड है? रोस्टिंग। तो जैसे ही इसको मैं हाई हीट और हाई ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर अगर मैं इस मरकरी सल्फाइड या इस सिनेबार आयस को अपन क्या करके गर्म करेंगे, तो ये जो होगा Hg के कितने एटम है? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने? 2 × 3 6। तो 6 में से ये Hg के 2 एटम O से लेगा और ये मिल जाएगा 2HgO। ये बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब आपके बचे एस। एस कितने बचे? 2 बचे हुए। अब आपको पता है एस के साथ में SO2 होता है। एस हमेशा ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड आता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी एस सल्फर कितने? 2 है, तो मुझे यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन कितने बचे? 6 में से 2 यहाँ आगे बचे आपके 4, तो ये देखो 4 हो गए। इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड जो होगी वो आपकी गैस फॉर्म में एटमोस्फेयर के अंदर क्या हो जाएगी? वाष्पन हो जाएगी, उसका इवोपोरेशन हो जाएगा। अब बचा हमारा मेटल ऑक्साइड। इसको मैं वापस यहाँ लाता हूँ। इसको अपन क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो इसको वापस थोड़ा हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा? इसका इसके अंदर में से जो O2 है वो आपके उड़ जाएगी। तो ये हीट करने से क्या होगा? 2Hg अलग हो गया, ये आपका हो गया मरकरी। और ऑक्सीजन आपके बाहर इवापोरेट हो जाएगी। इस प्रकार से अपन रोस्टिंग मेथड के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए एक एग्जाम और देख लो ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अपन लेते हैं कॉपर सल्फाइड। इसके हमने ले लिए 2 मेटल। इसको गर्म करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन के वापस 3 मेटल। क्या करेंगे? इसको हाइट करेंगे, और कौन सी मेथड है? उस मेथड का नाम है बर्जन।
स्मिट रोस्टिंग तो करेंगे तो आपको पता है कॉपर जो होगा उस ऑक्सीजन में से इसको ले लेगा तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड Cu2O। अब आपको पता है कॉपर के कितने एटम है, 2 तो यहाँ पर बैठे हुए, ये 2 है, 2 और 2 कितने 4 हो गए, जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना है आगे 2 लगा लिया। अब इसमें से 2 लगाने से क्या होगा, ये 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए। अब बचे कितने ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन बचे हुए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और S2 बचे हुए। तो हमको पता है S के साथ में O2 हमेशा बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। S कितने 2, तो मैं 2 लगा लूंगा, तो 2 लगाने से सल्फर भी बैलेंस हो गया और साथ में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो गैस फॉर्म में आपका उड़ जाएगा। अब बचा आपका पास Cu2, तो मैं इसको वापस लाता हूँ, ये बच गया आपका Cu2 कॉपर मेटल ऑक्साइड। इसको वापस थोड़ा मैं गर्म करता हूँ, हीटिंग करूंगा। हीट करने से क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन होगा वो तो उड़ जाएगा, कॉपर तो आपको मिल गया और ऑक्सीजन जो होगा वो ऑक्सीजन कितने मेटल है 2, तो ये O2 के फॉर्म में बाहर इवापोरेट हो जाएगा। इस प्रकार हमको यहाँ पर एक तो कॉपर शुद्ध धातु मिल जाएगी और यहाँ पर आपका मरकरी Hg आपको शुद्ध धातु के मिल जाएगा। इसको कहते हैं अपन ना लो रिएक्टिव मेटल, मतलब आपका वर्जन विधि के द्वारा हो गया। अब बात करते हैं मिडल रिएक्टिव मेटल के बारे में। अब देखिए बात करते हैं अपन मध्यम क्रियाशील धातु, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिव मेटल के बारे में, ठीक है ना। अब इनको कैसे अलग करते हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखना आपको कि बेटा मध्यम धातुएं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर नाम लिखा है जैसे कि जिंक है, फेरम है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है और मरकरी, ठीक है ना। तो ये सभी धातु आपकी कौन सी है, मिडल क्रियाशील धातु है। तो देखो ये हमेशा या तो आपको मिलने वाली सल्फाइड ऑरेंज के फॉर्म में या आपको मिलने वाली कार्बोनेट ऑरेंज के फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर, मैंने आपको पहले कर दिया इस टेबल के फॉर्म में। सल्फाइड अगर एस है, मान लो किसी मेटल साथ में कौन सा ऑरेंज है सल्फाइड का, तो उसको दूर करने की विधि है वो कौन सी विधि है, बर्जन विधि, मतलब रोस्टिंग मेथड। क्लियर, इसका मतलब हमको रोस्टिंग मेथड पढ़नी पड़ेगी। तो रोस्टिंग मेथड क्या होती है कि सल्फाइड एस को अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या करना, गर्म करना। हाई हीट होगा और हाई एयर की सप्लाई होगी, उस एयर की सप्लाई के अंदर अगर हम सल्फाइड ऑरेंज को गर्म कर रहे हैं तो उसके साथ में गर्म करने के जो मेथड है उसको अपन क्या बोलेंगे, बर्जन बोलने वाले हैं, रोस्टिंग बोलने वाले हैं। और जैसे इसका रोस्टिंग करेंगे तो रोस्टिंग करने से आपको मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, मीटर धातु ऑक्साइड। फिर धातु ऑक्साइड का हमको करना पड़ेगा अपचयन, रिडक्शन। तो चलो आप एग्जाम्पल से लेते हैं, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन इसमें। तो अगर इसकी मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं सल्फाइड का एक और देता हूं, जैसे अपन लेते हैं जेड की बात करते हैं। तो मैंने ले लिया जेडन सल्फाइड, तो ये मैंने लिया जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड को मैं गर्म करूंगा ऑक्सीजन की पर्जन में 3O2, और यहाँ पर ले ली मैंने हाई हीट, क्या ले ली, ये बड़ा हाई हीट ले ली। ठीक है, तो इसको मैं बहुत अधिक क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो जैसे बहुत गर्म करूंगा तो आपको पता है जिंक तो मेटल है, तो मेटल इसमें से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो जिंक आपके 2 ही ना, तो जिंक 2 का 2 होगा। अब इस 2 जिंक है तो इसमें से 2 ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये बन जाएगा ZnO, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड। अब बचा आपका सल्फर, सल्फर कितना 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन बचे 4, तो सल्फर के साथ में ऑक्सीजन का बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके मेटल सल्फर के 2 है, इसलिए मैं आगे लगा दूंगा 2, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो गैस फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो देखो अशुद्धि थी वो, इसका चार में जो कंपाउंड था वो तो आपके उड़ गया, किसके द्वारा, जब इसको हमने गर्म किया रोस्टिंग मेथड के द्वारा। अब हमको मिला ये मेटल ऑक्साइड, क्या मिला है, मेटल ऑक्साइड। तो इसको मैं यहाँ लेता हूँ 2ZO, ये हमको मिला है। इसका हमको करना है अपचयन, क्या करना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए मैं काम में लेने वाला हूँ कार्बन, क्या कहूंगा, कार्बन। तो भाई इसको बोलेंगे रिडक्टिव मैटर। ठीक ना, ये एक अच्छा अपचायक है। ओके, तो यहां पर मैं कर रहा हूं रिडक्शन कर रहा हूं, मीन्स अपचयन कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसका अपचयन करूंगा तो देखो क्या प्राप्त होने वाला है, इसके मेटल अपन एक लेते हैं क्योंकि इसके 2 लेंगे, मुझे इसके 2 लेने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इसका अपचयन करूंगा तो जिस कार्बन जो होगा वो आपके रिएक्ट कर लेगा O के साथ में, किसके साथ करेगा, O के साथ में। तो ये तो बन जाएगा, और Zn हो गया अकेला, तो Zn रहेगा आपका अकेला प्लस CO के साथ बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या बोलेंगे, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, इसको कहते हैं O2 गैस। ठीक है, इससे आपको इंसान का श्वास है, जो आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसके अंदर तो सांस लेने में क्या तकलीफ होती है, और जब सांस में तकलीफ हो जाएगी
तो इसकी इंसान की बेहोश हो सकता है या इसकी ना मृत्यु हो सके। तो यहाँ पर आपको मिल गया है जिंक, इसको अपन कहते हैं जिंक मेटल प्योर का। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कार्बन का उपयोग किया अपचायक के फॉर्म में, क्योंकि कार्बन एक अच्छा अपचायक है, वो किसी भी बड़ी से बड़ी अशुद्धि को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर क्या करता है आवश्यकता। अब बात करते हैं अपन एक मेथड है जिसका नाम है निस्तापन मतलब कैल्सिनेशन के बारे में। चलिए अपन हम बात करते हैं निस्तापन मीन्स कैल्सिनेशन के बारे में। तो देखो कैल्सिनेशन जो होता है वो अपने रोस्टिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। रोस्टिंग में क्या था, हाई हीट थी और हाई ऑक्सीजन सप्लाई थी, और यहाँ पर आपका हीट तो हाई है, हीट तो आपका हाई है, लेकिन सप्लाई क्या ऑक्सीजन की सीमित है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक ना, मतलब अगर हम हाई हीट और हाई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो उसको तो कहेंगे अपन रोस्टिंग मेथड मींस बढ़ते विधि कहेंगे, और अगर हाई हीट है और ऑक्सीजन सप्लाई अगर लिमिट में ले ली है तो उसको हम बोलने वाले हैं निस्तापन, इट मींस कैल्सिनेशन। ठीक है ना, तो किसी कार्बोनेट एसिड को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और एक प्रेजेंट ऑफ लेस ऑक्सीजन सप्लाई, या बोलेंगे लिमिट ऑक्सीजन सप्लाई, तो उसको बोलने वाले निस्तापन। चलो इसका फिर अपन देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मैं एक लेता हूँ जिंक के साथ में लेता हूँ, मैंने ले लिया जिंक के साथ में कौन सा ऑरस है, कार्बोनेट का ऑरस, कौन सा ऑरस है, कार्बोनेट गैस है। तो मैंने ले लिया जिंक कार्बोनेट, इसको मैं कर रहा हूँ गर्म, इसको मैं करने वाला हूँ गर्म। तो गर्म करूंगा तो गर्म करने से क्या होगा, देखो CO2 है तो CO2 होगा, ये अलग हो जाएगा, लेकिन CO3 कभी अलग होगा, ये CO2 को फॉर्म करता है। तो जैसे CO2 अलग निकलेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, वो एक ऑक्सीजन चला जाएगा जिंक के साथ में, तो ये तो बन जाएगा ZNO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, मतलब बन गया आपका मेटल। और यहाँ बचा आपके एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो यहाँ बच गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपके हो जाएगी इवापोरेट। ठीक है, तो हमने बोला था कि चाहे भर्जन करो, कि चाहे निस्तापन करो, चाहे रोस्टिंग करो, कि चाहे कैसे करो, जब उसके करते हैं तो हमेशा हमको मेटल ऑक्साइड मिलता है, तो हमको मिल गया मेटल ऑक्साइड। तो मैंने ले लिया ये मेटल ऑक्साइड यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर मैं करूंगा इसका रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला कार्बन। मैंने बोला कार्बन इज ए गुड रिडक्टिव मैटर, ये बहुत ही एक अच्छा अपचयक है। तो जैसे मैं इसको अपचयन के लिए यूज करूंगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसका अपचयन। तो क्या करेगा, ये जो C है वो इस जिंक ऑक्साइड में से O को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पर Z अकेला बच जाएगा, प्लस CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जिंक जो मेटल है वो आपको प्योर फॉर्म में अलग से मिल गया है। इस प्रकार से कैल्सिनेशन होती है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप अपने वीडियो, आप अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना।